नमस्ते फार्मासिस्ट दोस्तों, कैसे हैं सब लोग और कैसी चल रही है आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। मैं मुकुल सर आप सबका बहुत बहुत वेलकम करता हूं हमारे पीडब्ल्यू फार्मा चैनल के अंदर। तो जैसे हम सबको पता है कि हमने स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू सीरीज शुरू की है, तो इसमें मैं आपकी फार्माकोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज ले रहा हूँ। तो इसके पहले 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और आज का जो हमारा लेक्चर हो रहा है वो हो रहा है ड्रग्स फॉर द रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर्स। अब जब बारी रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर्स की आती है तो उसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजेस आते हैं, एक होता है अस्थमा और दूसरा होता है सीओपीडी। अब अस्थमा और सीओपीडी में डिफरेंसेस क्या क्या है? सीओपीडी स्टैंड्स फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। अस्थमा जो कि एक एलर्जिक डिसऑर्डर होता है, यानी कि कोई भी टाइप का एलर्जन अगर इनहेलेशनल रूट से एक्सपोज होता है तो उसके रिस्पॉन्स में अचानक से बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स देती है और इस इम्यून रिस्पॉन्स में इमीडिएटली ब्रोंकोस्पाज्म होगा ताकि जो भी एलर्जन है वो बॉडी के अंदर एंटर ना कर सके। साथ ही साथ में यहाँ पे क्या होगा, म्यूकस सेक्रीशन भी बढ़ेगा ताकि अगर वो जो भी एलर्जन है वो ऑलरेडी नॉस्ट्रल्स के अंदर घुस चुका है तो वो उस म्यूकस मेम्ब्रेन पे स्टिक होगा और लंग्स में सीधे से एंटर नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये जो ब्रोंकोस्पाज्म और उसकी वजह से म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाता है, अल्टीमेटली उसकी वजह से ब्रोंकाई का जो अंदर का डायमीटर है ये बहुत छोटा होता है या फिर कभी कभी कंप्लीटली ब्लॉक भी हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए हम लोग एंटी एस्थेमेटिक ड्रग्स जब देखते हैं तो ये एंटी एस्थेमेटिक ड्रग्स मेनली तो ब्रोंको डायलेशन पे फोकस करते हैं, साथ ही साथ में जो इन्फ्लामेशन एलर्जिक रिस्पॉन्स के जरिए हो रहा है उसको भी कम करने के लिए हम लोग कोई ड्रग्स दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रहता है हमारा सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। अब ये क्या होता है, अगर आप एक्सपोजर करते हो किसी टॉक्सिक केमिकल को बहुत ही लंबे ड्यूरेशन तक, जैसे हो सकता है कि आप क्रॉनिकली स्मोकिंग कर रहे हो या फिर आपका ऑक्यूपेशनल हजार्ड, यानी कि आप ऐसे किसी वर्क प्लेस पे काम करते हो जहां पे कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा पॉइजनस फ्यूम्स बनते हैं। अब वहां पे काम करते वक्त आप डेफिनेटली केयर तो लेते होंगे, जैसे आपने मास्क लगा दिया जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग में वो फ्यूम्स अंदर ना जाए, लेकिन क्योंकि आपका एक्सपोजर यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हो रहा है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब उस टॉक्सिकेंट का कंटिन्यूस एक्सपोजर होगा उसकी वजह से लंग्स के अंदर डैमेज होना शुरू होता है, जहां पे एम्फीसेमा नाम की कंडीशन होगी विच इज कॉल्ड एज डैमेज टू द अल्वियोलाई। अब हम सबको पता है कि यही जो अल्वियोलाई होते हैं ये गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। अगर अल्वियोलाई का डैमेज होगा तो गैसियस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो सकता, उसकी वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, साथ ही साथ में कंटिन्यूस एक्सपोजर की वजह से इन्फ्लामेशन भी होगा। इन्फ्लामेशन की वजह से ब्रोंकाई का जो इनर डायमीटर है वो छोटा हो जाएगा, वहां पे म्यूकस प्लगिंग हो सकता है, इसकी वजह से फिर से ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। तो सिमिलर लेवल के ड्रग्स यहां पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी हो गया, ब्रोंकोडायलेटर्स हो गए या फिर म्यूकस सेक्रेशन को कम करने वाले ड्रग्स। तो ये बेसिक नॉलेज के साथ में चलो फटाफट शुरू करते हैं हमारा आज का एमसीक्यू वाला सेशन। ओके, तो हमारा सबसे पहला एमसीक्यू आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से नीचे दिए गए ड्रग्स ब्रोंकोस्पाज्म इंड्यूस कर सकते हैं? ओके, एक्सेप्ट विच वन, मतलब नीचे दिए गए जितने भी ड्रग्स है ये इनमें से कौन से ड्रग्स ऐसे रहेंगे जो कि ब्रोंकोस्पाज्म कॉज कर सकते हैं। अब हम सबको क्या पता है, ब्रोंकोस्पाज्म होने के लिए ब्रोंकाई के ऊपर जो बीटा 2 रिसेप्टर्स है ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अगर ये बीटा 2 रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो ब्रोंको डायलेशन होगा, तो ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करने के लिए इन बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने की जरूरत पड़ सकती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, पिलोकार्पिन हो गया, एसिटाइलकोलिन हो गया, एस्पिरिन हो गया, इफेड्रिन हो गया। अब इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो ब्रोंकोस्पाज्म नहीं कॉज कर सकता? दैट इज द एस्पिरिन। इसके अलावा ये बाकी सारे ड्रग्स जो है ये इजीली बीटा 2 रिसेप्टर के एक्टिवेशन के जरिए ब्रोंकोस्पाज्म कॉज कर सकते हैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज एस्पिरिन विच मे नॉट इंड्यूस द ब्रोंकोस्पाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर साल्ब्यूटामॉल? अब साल्ब्यूटामॉल क्या है? साल्ब्यूटामॉल एक एंटी एस्थमेटिक ड्रग है, राइट? तो यहां पे क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज डिवॉइड ऑफ एनी एक्शन ऑन द हार्ट रेट, इट कॉन्ट्रैक्ट्स द यूट्राइन स्मूथ मसल्स,
इट कैन कॉज द स्केलेटल मसल ट्रिमर्स, बोथ बी एंड सी। अब साल्ब्यूटामॉल के इफेक्ट्स हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम चलते हैं सीधे आंसर की तरफ। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साल्ब्यूटामॉल जो है ये अपने बीटा रिसेप्टर के जरिए स्केलेटल मसल में ट्रिमर्स इंड्यूस कर सकता है। ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ना ही ये हार्ट रेट के ऊपर कोई इफेक्ट दिखा सकता है। और क्योंकि बी ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी भी डेफिनेटली नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट कैन कॉज द स्केलेटल मसल ट्रिमर्स। Next, question number 3. Which of the following is most useful for the acute asthma attack? अब acute asthma attack की जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, यानी कि अगर कोई भी एलर्जन होगा उसके एक्सपोजर के 10 सेकेंड्स के अंदर पेशेंट को सीवियर अस्थमेटिक अटैक आएगा। अचानक से ब्रोंकोस्पाज्म होगा, म्यूकस सेक्रेशन बढ़ेगा, पेशेंट ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा, चोकिंग वाला जो फीलिंग होता है पेशेंट को वो फीलिंग आएगा और उसकी वजह से कंटिन्यूअसली कफिंग शुरू हो जाएगा। पेशेंट ढंग से ब्रीथ नहीं कर पाएगा, पेशेंट बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस हो जाएगा। अब ऐसे कंडीशंस में नीचे गए कौन से ड्रग्स हम लोग यूज कर सकते हैं? ए ऑप्शन बेक्लोमेथासोन एरोजोल, दूसरा होगा साल्ब्यूटामॉल इनहेलेशन, तीसरा है मेथाकोलिन इनहेलेशन, या फिर चौथा है क्लोरफेनिरामिन। बेटा ये चारों ही ड्रग्स एंटी एस्थमेटिक है, तो इनमें से राइट आंसर क्या है? हमें देखना क्या है, एक्यूट एस्थमेटिक अटैक। इसका मतलब हम लोग ओरल या फिर इन दूसरे किसी आईवी रूट से तो ड्रग नहीं दे सकते, उतना टाइम ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये चला गया। अब हमारे पास ऑप्शन बेक्लोमिथासोन, साल्ब्यूटामॉल एंड मिथाकोलिन। अब हमें देखना यह है कि हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा एक्यूट अस्थमेटिक अटैक में, इमीडिएट ब्रोंकोडाइलेशन। तो ये तीनों ड्रग में से जो हमारा साल्ब्यूटामॉल है दैट विल गिव अस द इमीडिएट ब्रोंकोडाइलेशन, इमीडिएट एंड प्रोमिनेंट ब्रोंकोडाइलेशन ये कॉज करेगा। मेथाकोलिन देगा लेकिन वो इतना ज्यादा सीवियर नहीं रहेगा। बेक्लामिथासोन एरोजोल जो रहेगा ये बहुत ही डिलेड लेवल पे काम करेगा एज कंपेयर टू साल्ब्यूटामॉल। सो द राइट आंसर फॉर एक्यूट एस्थमेटिक अटैक इज ऑप्शन नंबर बी, साल्ब्यूटामॉल इनहेलेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग इज ब्रोंकोडाइलेटर? अब यहां पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से नॉन बीटा एड्रेनर्जिक ब्रोंकोडाइलेटर कौन सा है? इसके लिए सबका हमें मैकेनिज्म पता होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए एड्रेनलिन है, ऑप्शन नंबर बी साल्ब्यूटामॉल है, ऑप्शन नंबर सी आइसोप्रिनालिन है, एंड ऑप्शन नंबर डी इज थियोफाइलिन। अब एड्रेनलिन तो सीधे सीधे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे एक्ट करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। साल्ब्यूटामॉल भी बीटा पे एक्ट करता है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आइसोप्रिनालिन भी बीटा पे ही एक्ट करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, जो कि फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर है। तो ये नॉन बीटा एड्रेनर्जिक इनहिबिटर होगा। ओके, तो राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन नंबर डी, थियोफाइलिन, विच इज अ नॉन बीटा एड्रेनर्जिक ब्रोंकोडाइलेटर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एस्थमा? अब एस्थमा जो कि एक एलर्जिक कंडीशन होती है, तो उसके अंदर कौन से ड्रग्स दिए जाएंगे, कौन से ड्रग्स नहीं दिए जाएंगे, ये बहुत ही स्पेसिफिक होगा। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से ड्रग्स हो सकते हैं जो कि एस्थमेटिक कंडीशन को बहुत ही ज्यादा और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एग्जैजरेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए नेडोक्रोमिल, ऑप्शन नंबर बी ज़ाफिरलुकास्ट, ऑप्शन नंबर सी मॉर्फिन, ऑप्शन नंबर डी साल्ब्यूटामॉल। अब साल्ब्यूटामॉल और ज़ाफिरलुकास ये दो ड्रग्स तो ब्रोंकाई के ट्रीटमेंट में ही यूज हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी कम हो गए। नाउ कमिंग टू द राइट ऑप्शन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मॉर्फिन। अगर मॉर्फिन अस्थमेटिक पेशेंट्स में दिया गया तो अस्थमा कंडीशंस और भी ज्यादा सीवियर होते दिख जाते हैं। ओके, इसमें और भी सीवियर लेवल का ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को और भी ज्यादा तकलीफ हो जाती है। द राइट आंसर फॉर contraindicated drug in asthma is option number C, morphine. चलो next, all of the following drugs are bronchodilator except which one? Salbutamol, theophylline,
इप्राट्रोपियम एंड सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। कौन से ड्रग्स ब्रोंकोडायलेटर नहीं है? क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं बेटा? ऑप्शन नंबर ए साल्ब्यूटामॉल, अब ये तो अस्थमा के ट्रीटमेंट में ही यूज हो रहा है, दिस कैन नॉट बी द राइट आंसर। थियोफाइलिन का अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा, फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर है, लेकिन ये भी ब्रोंकोडायलेशन कॉज करता, ये भी नहीं होगा। इप्राट्रोपियम एंड सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, क्या हो सकता है राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। ये ब्रोंकोडायलेशन सीधे से नहीं कॉज करता, ये एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट दिखा देता है। ओके चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर द एस्थमेटिक ट्रीटमेंट? अब एस्थमा है तो थोड़ी देर पहले ही हमने क्या देखा कि इमीडिएट एक्शन मिलना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए टैबलेट या फिर किसी आईवी इन्फ्यूजन के बजाय हम लोग सबसे पहले कौन सा रूट प्रिफर करेंगे? वो होगा डायरेक्टली इनहेलेशनल रूट, जो कि आप या तो नोस्ट्रल्स के जरिए इनहेल करोगे या फिर एरोजोल फॉर्म में उसको हम लोग पंप, जो एस्थमेटिक पंप होता है वैसे पंप फॉर्म में हम लोग उसको इनहेल कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट रहेगा एस्थमा के लिए कोई भी टाइप का इनहेलेशन, राइट? या फिर इमीडिएट रिलीफ के लिए इंट्रावेस्कुलर ड्रग्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एक्वेटिक एडिक्वेट हाइड्रेशन की जरूरत होगी, डेफिनेटली होगी। साल्ब्यूटामॉल नेबुलाइजर यूज कर सकते हैं, यस। हाइड्रोकॉर्टिसोन आईवी दे सकते हैं, यस। यहां पे क्वेश्चन आता है ओरल, क्योंकि यार पेशेंट को एस्थमेटिक अटैक जब आया है, वो ना ढंग से पानी पी रहा है ना कुछ और कर रहा है, तो उसकी वजह से उसको ओरल ड्रग देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बन जाता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओरल अमीनोफाइलिन। ओके चलो ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट एस्थमेटिक अटैक इज व्हाट? अब देखो बेटा, इसमें क्या है ना कि ड्रग्स बहुत ही लिमिटेड है हमारे पास में और ट्रीटमेंट भी बहुत स्पेसिफिक है, तो इसीलिए हमारे पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछने की टेंडेंसी इसमें बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए हमने भी ऐसे ड्रग्स लिए, ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हम लोग, जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल वेज में पूछा गया है, या फिर थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया, पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया, लेकिन फिर भी आंसर जो है इसका सेम रहेगा, ताकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है तो उसको आंसर किस प्रकार से करना है, उसको टैकल किस प्रकार से करना है, ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कहता है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हम लोग एक्यूट एस्थमेटिक अटैक के फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हम लोग कौन से ड्रग्स प्रीफर करेंगे? तो सबसे पहले क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट, दूसरा है इनहेल्ड मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट, तीसरा है ओरल थियोफाइलिन एंड चौथा है ओरल सोडियम क्रोमोलिन। अब बीटा एगोनिस्ट दे सकते हैं क्या? डेफिनेटली दे सकते हैं, क्योंकि ये ब्रोंकोडायलेशन कॉज करेंगे। मस्कैरिन एगोनिस्ट दे सकते हैं क्या? यस दे सकते हैं, क्योंकि ये भी ब्रोंकोडायलेशन कॉज करेंगे। थियोफाइलिन एंड क्रोमोलिन दे सकते हैं क्या? ये भी दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये इन्फ्लामेशन और इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल करेंगे, जिसके जरिए एंटी एस्थमेटिक इफेक्ट मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आएगा, ये दोनों सॉल्यूशंस ओरल है। ओरल तो हम लोग ऐसे इजीली प्रीफर कर नहीं सकते, क्योंकि एस्थमेटिक अटैक में हमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देखा है। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में द करेक्ट आंसर इज इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट, जो कि सबसे फास्ट एक्ट होके इमीडिएटली ब्रोंकोडायलेशन का इफेक्ट हमें दिखा सकते हैं। ओके, चारों ही ड्रग्स यूज होंगे, लेकिन फर्स्ट लाइन यानी कि जब अटैक आ रहा है तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट में हम लोग ऑलवेज वी विल प्रीफर द इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्टिक ड्रग्स। ओके बेटा, चलो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर इनहेल्ड साल्ब्यूटामॉल फॉर एस्थमेटिक अटैक? अब पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, किसके लिए? इनहेल्ड साल्ब्यूटामॉल के लिए। लेकिन इनहेल्ड साल्ब्यूटामॉल अगर एस्थमेटिक अटैक में होगा, यानी कि अगर इसको सिंपल करेंगे, एस्थमेटिक अटैक में अगर साल्ब्यूटामॉल इनहेल किया तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? समझ में आ गया क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, इसीलिए। ओके,
ऑप्शन नंबर ए, इट स्टिमुलेट्स द बीटा एड्रेनोसेप्टर. ऑप्शन नंबर बी, इट मे प्रोड्यूस ब्रैडीकार्डिया. ऑप्शन नंबर सी, इट डायलेट्स द ब्रोंकियल स्मूथ मसल. एंड लास्ट ऑप्शन, इट्स एडमिनिस्टर्ड ओरली और इनहेलेशनली. अब क्वेश्चन सीधा है, अस्थमा अटैक में साल्ब्यूटामॉल इनहेल कर लिया तो इनमें से क्या गलत है? ये बीटा एड्रेनोसेप्टर पे एक्ट होगा, डेफिनेटली एक्ट होगा, वही तो इसका मैकेनिज्म है. सो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन नंबर सी, इट डायलेट्स द ब्रोंकियल स्मूथ मसल. यस, बीटा 2 एड्रेनोसेप्टर वही करते हैं, राइट स्टेटमेंट. इट इज एडमिनिस्ट्रेड ओरली और इनहेलेशनली. यहां पे इनहेल ऑलरेडी दिया है, यहां पे इनहेल ऑलरेडी है. राइट आंसर. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट मे प्रोड्यूस ब्रैडीकार्डिया, जो कि गलत है. साल्ब्यूटामॉल का हार्ट के ऊपर ब्रैडीकार्डिया वाला इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलता है जब उसको इनहेल किया गया हो. अब साल्ब्यूटामॉल बीटा 2 रिसेप्टर को क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्टिवेट कर रहा है. हार्ट के ऊपर भी बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट. तो उसकी वजह से हार्ट रेट भी बढ़ सकता है. बट कब? अगर उसको हमने ओरली लिया होगा या फिर उसको हमने आईवी लिया होगा. इनहेलेशन रूट से अगर स्पेसिफिकली लेंगे तो वो ड्रग जो है ये डायरेक्टली हमारे विंड पाइप पे ही एक्सपोज होगा, वहीं पे लोकलाइज्ड इफेक्ट दिखाएगा. इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग. ठीक है, अगर आप वैसे इफेक्ट देखने जाओगे तो आपको डेफिनेटली हार्ट के ऊपर भी साल्ब्यूटामॉल का इफेक्ट दिखेगा, लेकिन यहां पे इनहेलेशनल रूट ये बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्वेश्चंस के ऊपर सही से ध्यान दो बेटा, कंफ्यूज मत होना. राइट, चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में. क्वेश्चन नंबर 10, टर्ब्यूटैलिन स्पेसिफिकली स्टिमुलेट्स व्हाट. अब यहां पे हमें टर्ब्यूटैलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. टर्ब्यूटैलिन जो कि एक ब्रोंको डायलेटर ड्रग है, ये अल्फा 1 रिसेप्टर पे एक्ट होता है, अल्फा 2 रिसेप्टर पे एक्ट होता है, बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट होता है, या फिर बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट होता है. क्या हुआ बेटा राइट आंसर? सोचो थोड़ा. टर्ब्यूटैलिन ये भी एक एस्थमेटिक ड्रग होता है जो कि इनहेलेशनल रूट से, यानी कि इसका भी हम लोग जो है एस्थमा पंप लोगों को यूज करते हुए देख सकते हैं. तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बीटा 2 रिसेप्टर, क्योंकि एस्थमा में जब ये यूज हो रहा है तो इसका इफेक्ट क्या होगा? ब्रोंकोडाइलेटर. और ब्रोंकोडाइलेटर एक्टिविटी हमें सिर्फ बीटा 2 एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्टिक ड्रग्स ही दिखा सकते हैं. तो सीधे से लॉजिकली भी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे लंग्स के ऊपर या फिर ब्रोंकाई के ऊपर जो बीटा 2 रिसेप्टर है वो अगर ब्रोंकोडाइलेशन दिखाता है, टर्ब्यूटैलिन ब्रोंकोडाइलेशन दिखाता है, तो वो बाय डिफॉल्ट बीटा 2 रिसेप्टर के जरिए ही अपना इफेक्ट दिखा सकता है. राइट, यस. क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूजफुल इन द एस्थमेटिक ट्रीटमेंट. इनमें से कौन सा ड्रग एस्थमेटिक ट्रीटमेंट में यूजफुल नहीं है? अब अगेन इसके लिए इन सारे ड्रग्स का हमें मैकेनिज्म पता होना जरूरी है. मॉन्टेल्यूकास्ट, ल्यूकोट्राइन्स, प्रेडनिसोलोन, इप्राट्रोपियम. मॉन्टेल्यूकास्ट जो कि एक वेल नोन ब्रोंकोडाइलेटर है, तो इसको अस्थमा में यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल यूज कर सकते हैं. प्रेडनिसोलोन जो कि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये एंटी इंफ्लामेटरी काम करता है, स्टीरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग. एस्थमा में काम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए. इप्राट्रोपियम अगेन वन ऑफ द वेल नोन एंटी एस्थमेटिक मेडिकेशन. तो बचा ऑप्शन हमारे पास ल्यूकोट्राइन्स. अब ल्यूकोट्राइन्स क्या है हम सबको पता है, ये एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स रहेंगे जो कि इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे. अब हमें ऐसा ड्रग चाहिए क्या जो इन्फ्लामेशन को बढ़ाएगा? बिल्कुल भी नहीं. सो दिस ड्रग इज नॉट यूजफुल इन एस्थमेटिक ट्रीटमेंट. द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकोट्राइन. ओके, समझ में आ गया बेटा? वेरी गुड. चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में. थियोफाइलिन प्रोड्यूसेस ब्रोंकोडाइलेटर इफेक्ट थ्रू व्हिच मैकेनिज्म. थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन हमारा फिर से हो चुका था, लेकिन इसको आपको रिवाइज करने के लिए फिर से हमने ले लिया है. ऑप्शन नंबर ए, बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन, डिक्रीज इन साइक्लिक एएमपी लेवल्स, M1 रिसेप्टर ब्लॉकेड, या फिर फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम ब्लॉकिंग.
थियोफाइलिन सीधे से क्या करता है, इट इज वेल नोन दैट ऑप्शन नंबर डी, इट ब्लॉक्स द फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम। ओके, बाकी के ड्रग्स जो रहेंगे वो अपने अपने हिसाब से अपना जो भी रिस्पेक्टिव मैकेनिज्म होगा वो दिखा सकते हैं, बट थियोफाइलिन स्पेसिफिकली क्या करता है, फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक करने का काम करता है। राइट, ग्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूटिकासोन by inhalation is useful for long term relief from the asthmatic attack which acts by which of the following mechanisms। अब देखो बेटा, फिर से एक बार आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। मैंने यहां पे कुछ अंडरलाइन किया है, क्या है, लॉन्ग टर्म रिलीफ। इसका मतलब ये एक्यूट एस्थमेटिक अटैक में यूज होने वाला ड्रग डेफिनेटली नहीं है। तो आपको ब्रोंको डायलेटर वगैरह ऐसे ड्रग्स, ऐसे ऑप्शंस अगर रहेंगे तो वो सीधे से एलिमिनेट हो जाएंगे। राइट, हमें लॉन्ग टर्म पे देखना है। तो लॉन्ग टर्म पे क्या है, हमें इम्यूनिटी को कम करना है, इन्फ्लामेशन को भी कम करना है। तो ऐसे ड्रग्स देखेंगे जो कि इनमें से हम लोग लॉन्ग टर्म पे यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, एंटी ल्यूकोट्राइन इफेक्ट हो सकता है क्या, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि ल्यूकोट्राइंस जो कि इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, थोड़ी देर पहले देखा, तो ये एक ऑप्शन सही हो सकता है। एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट हो सकता है क्या, होगा क्या, हिस्टामाइन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहेगा क्या, मोस्टली हिस्टामाइन जो है ये एलर्जिक रिस्पॉन्स में इमीडिएटली रहेगा। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में हम लोग एंटी हिस्टामिनिक को कंसीडर करेंगे या नहीं, थोड़ा सा हमारे पास कंफ्यूजन है। चलो इसको बाद में देखते हैं। एंटी इंफ्लामेटरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज कर सकेंगे क्या, डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट चाहिए। एंड लास्टली मास्ट सेल स्टेबिलाईजर, मास्ट सेल्स क्या करेंगे, ये हिस्टामाइन के रिलीज को कंट्रोल करते हैं। तो अगर इनको स्टेबलाइज कर दिया तो हिस्टामिन का सेक्रेशन जो है ये भी कंट्रोल हो सकता है। इसका मतलब फिलहाल के लिए चारों ही ऑप्शन अंडर कंसिडरेशन रहेंगे। राइट, तो फ्लूटिकासोन कैटेगरी वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो हमें इसका मैकेनिज्म सीधे से समझ में आ जाएगा, इट इज नथिंग बट अ स्टीरॉइड। तो जहां पे स्टीरॉइड वर्ड दिख रहा है दैट इज इट्स मैकेनिज्म। ये क्या है, एंटी इंफ्लामेटरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड है फ्लूटिकासोन। ओके, तो यही इसका मैकेनिज्म रहेगा, इसी की वजह से हम लोग इसको लॉन्ग टर्म यूज में डेफिनेटली अच्छे से इफेक्ट्स पाने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग वन ऑफ दीज साइड इफेक्ट्स इज ऑफ साल्ब्यूटामॉल। अब नीचे गए हुए चार जो ऑप्शंस है उनमें से कोई तो एक है जो साल्ब्यूटामॉल का साइड इफेक्ट है। अब ये क्वेश्चन आपको फिर से ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यहां पे साल्ब्यूटामॉल का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेंशन किया है क्या, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए इसके साइड इफेक्ट हमें अदर देन लंग्स पे भी देखने के लिए मिलेंगे। अब यहां पे आपको स्पेसिफिकली फोकस करना है कि साल्ब्यूटामॉल पूरे बॉडी के अंदर कौन से ऑर्गन पर साइड इफेक्ट दिखा सकता है। क्या वो टैकीकार्डिया दिखाएगा, क्या वो ब्रैडीकार्डिया, वॉमिटिंग या फिर सीएनएस डिप्रेशन, इनमें से क्या दिखा सकता है। साल्ब्यूटामॉल क्या है इसका मैकेनिज्म, ये बीटा 2 एड्रेनोसेप्टार को एगोनिस्टिक इफेक्ट यानी कि स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो ये हार्ट के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, हमें पता है। तो स्टिमुलेशन की वजह से ये क्या करते हैं, टैकीकार्डिया कॉज करेंगे। हार्ट के ऊपर भी ये स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेशन की वजह से हार्ट रेट बढ़ेगा, जिसको हम लोग टैकीकार्डिया बोल सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है बेटा, लिंक लगाना बहुत जरूरी है। किसी भी ड्रग का साइड इफेक्ट जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसका लिंक लगाना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ऐसे रट्टा मार मार के आपके साइड इफेक्ट्स तो याद होना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी इसका थेराप्यूटिक इफेक्ट है उसका क्या टारगेट है, उस टारगेट से रिलेटेड बाकी बॉडी ऑर्गन्स में कहां पे सेम रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, और अगर वहां पे वही रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया तो कौन से इफेक्ट्स हो सकते हैं, इस प्रकार से लिंक लगा के आप इसको जो है इजीली याद रख सकते हो। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, वेरी गुड। सो द राइट आंसर इज टैकीकार्डिया। साल्ब्यूटामॉल कैन हैव द साइड इफेक्ट ऑफ टैकीकार्डिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। फॉलोइंग आर लॉन्ग टर्म इफेक्टिव एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स एक्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज एक्सेप्ट। अब नीचे दिए गए जो भी ड्रग्स है ये सारे ही लॉन्ग टर्म इफेक्टिव एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स है, लेकिन इनमें से एक ही नहीं है। कौन सा नहीं होगा, सिलेक्टिव लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। अब नाम में ही लॉन्ग एक्टिंग है तो ये तो डेफिनेटली होंगे। स्लो रिलीज थियोफाइलिन, स्लो रिलीज है तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखाएगा, तो ये भी हो सकता है।
इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। अब यहाँ पे आपको ढंग से इसको देखा भी नहीं तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर में ही अपने आप में आंसर है। बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट हम लोग यूज करेंगे क्या अस्थमा के ट्रीटमेंट में? हमें बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट की जरूरत है, ना कि एंटागोनिस्ट की, राइट तो इसकी वजह से सिंपल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कई बार आपको ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, आप अननेसेसरी दिमाग खुजाते रहोगे कि यार बीटा एड्रेनोसेप्टार तो है, वो तो लॉन्ग टर्म में हम लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन सही ऑप्शन से ऑलरेडी ऊपर दिया है ना बेटा, तो वही ऑप्शन नीचे फिर से रिपीट होगा क्या? नहीं। तो ऑप्शन को ढंग से पढ़ो, यहाँ पे एगोनिस्ट है, यहाँ पे एंटागोनिस्ट है। ओके, तो लॉन्ग टर्म में छोड़ो, शॉर्ट टर्म में भी हम लोग एंटागोनिस्ट तो बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाले। तो ये सारा लॉन्ग टर्म इफेक्टिव एंटी एस्थेमेटिक सब कुछ आपको कंफ्यूज करने के लिए। एंटी एस्थेमेटिक देखो, बीटा एड्रेनर्जिक, एंटागोनिस्ट देखो, बात खत्म वहीं पे, राइट? ग्रेट, चलो चलते हैं नेक्स्ट। द फॉलोइंग क्लास और क्लासेस ऑफ द ड्रग्स आर क्लिनिकली बेनिफिशियल फॉर द ब्रोंकियल एस्थमा। अब नीचे दिए गए जो भी क्लास है उनमें से एक क्लास या फिर मल्टीपल क्लासेस जो कि क्लिनिकली बेनिफिशियल रहेंगे, यानी कि एक्चुअल पेशेंट्स को हम लोग ट्रीट करने के टाइम पे इनका बेनिफिट ले सकते हैं, कि इनमें से कौन से वाले ड्रग्स है जो हम लोग एंटी एस्थेमेटिक ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हिस्टामिनिक H1 एंटागोनिस्ट, ऑप्शन नंबर बी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एंटागोनिस्ट, ऑप्शन नंबर सी ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। अब क्लिनिकली बेनिफिशियल होना यानी कि एक्चुअल पेशेंट्स में ये क्या इफेक्ट दिखा सकते हैं, तो इनमें से कौन सी वाली कैटेगरी रहेंगी? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, क्या लगता है बेटा आपको? अब थियोरेटिकली अगर देखेंगे तो ये तीनों ही कैटेगरीज हम लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, लेकिन थियोरेटिकल और क्लिनिकल नॉलेज में काफी डिफरेंस हो सकता है। क्लिनिकल में काफी सारी चीजों पे रिस्ट्रिक्शन आता है, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, और इसी के हिसाब से द करेक्ट आंसर इज ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो कि क्लिनिकली बहुत ज्यादा बेनिफिट दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ल्यूकोट्राइंस जो है ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में ल्यूकोट्राइंस को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो हुआ है, ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कम होता है, और पेशेंट को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इसके बहुत बढ़िया तरीके से देखने के लिए मिल सकते हैं, राइट? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा 2 agonist bronchodilators is given by inhalation and is suitable for both terminating the asthmatic attack as well as for the twice daily prophylaxis? अब देखो क्वेश्चन अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग है, ओके तो इसको थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग ब्रेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा 2 agonistic bronchodilator is given by inhalation? अब इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि इनहेलेशनल रूट से दिया जाता है, साथ ही साथ में ये क्या है? टर्मिनेशन ऑफ एस्थमेटिक अटैक, यानी जब एक्यूट एस्थमेटिक अटैक आया है उसके ट्रीटमेंट में ये यूज हो सकता है। साथ ही साथ में क्या दिया है? ट्वाइस डेली फॉर प्रोफाइलैक्सिस भी हम लोग यूज करेंगे। प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है बेटा? जहां पे अटैक आने से पहले ही अटैक ना आए, इसलिए हम लोग प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट लेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस, राइट? जैसे वैक्सीन होते हैं, हम लोग पोलियो वैक्सीन क्यों लेते हैं? पोलियो होने का इंतजार नहीं करते, लेकिन फ्यूचर में पोलियो ना हो इसलिए वैक्सीन लेते हैं। वैसे ही अगर मुझे पता है कि यार मुझे डस्ट से एलर्जी है, तो डस्ट का जहां पे एक्सपोजर होगा वहां पे मुझे एस्थमेटिक अटैक आ सकता है, राइट? तो घर से बाहर निकलने के पहले ही मैंने एक एस्थमा के इनहेलर का पंप ले लिया, ये हो गया प्रोफाइलैक्टिक। तो ट्वाइस डेली प्रोफाइलैक्सिस में भी यूज कर सकते हैं, और एस्थमेटिक अटैक के इमीडिएट रिलीफ के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा ड्रग कौन सा है? अब ये चारों ही ड्रग्स जो रहेंगे ये चारों ही हमारे बीटा 2 एगोनिस्टिक ब्रोंकोडायलेटर है, तो आपको स्पेसिफिक आंसर पता होना जरूरी है। टर्ब्यूटेलिन, बाम्ब्यूटेरॉल, साल्मेटेरॉल या फिर फोमेटेरॉल, क्या लगता है बेटा क्या होता है राइट आंसर? The right answer is formoterol, okay? formoterol जो कि एक वेल नोन बीटा 2 एगोनिस्ट है, जिसको हम लोग प्रोफाइल एक्सेस के लिए भी अच्छे से यूज कर सकते हैं, ओके? ब्रोंकोडायलेटर होने की वजह से चारों ही ड्रग जो है वो एस्थमेटिक अटैक रिलीव करने के काम में तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये ड्रग जो है ये प्रोफाइलैक्टिकली भी हम लोग यूज कर सकते हैं, फॉर्मोटेरॉल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
मिथाइल xanthines exert following actions at cellular और molecular level। अब मिथाइल xanthine ये जो क्लास है, xanthine क्लास के ड्रग्स, ये नीचे दिए गए हुए एक्शंस में से कौन से एक्शन दिखा सकता है एट सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर लेवल। इनडायरेक्ट टर्म में इन्होंने वही पूछा है कि भैया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो सीधे से हमें मिथाइल xanthine का मैकेनिज्म पता होना चाहिए। क्या करता है? इंट्रासेल्यूलर रिलीज ऑफ कैल्शियम कर सकता है, एंटागोनिज्म ऑफ एडिनोसिन कर सकता है, इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टरेज कर सकता है, या फिर ऊपर दिए गए चारों ही ऑप्शन से कर सकता है। क्या मैकेनिज्म है बेटा मिथाइल xanthine का? द राइट आंसर इज थियोफाइलिन जैसे ये भी फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक करता है। ओके, मिथाइल xanthine ये भी क्या करते हैं? फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक करने का काम करते हैं। सो दैट इज इट्स मैकेनिज्म। देखो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कितना घुमा के पूछा है, राइट? यहीं पे हमारा जो दिमाग है ये काम करना बंद कर सकता है अगर हम लोग अलर्ट नहीं रहेंगे। तो ये क्वेश्चन समझना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, राइट? जिसके लिए आपका दिमाग बहुत ही शांत होना जरूरी है। टेंशन आना, प्रेशर होना बहुत नॉर्मल चीज है एग्जाम के टाइम पे, लेकिन ये टेंशन की वजह से अगर आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया तो हो सकता है आपको आते हुए भी आप आंसर नहीं कर पाएंगे या फिर गलत आंसर कर बैठेंगे। कई बार हमारी मेंटालिटी क्या होती है, जहां पे भी ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन रहेगा ना, आंख बंद करके हम लोग उसको टिक कर देते हैं। लेकिन ये कई बार कंफ्यूजिंग भी होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा, राइट? वहां पे भी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन था, लेकिन वो भी वहां पे ऑप्शन सही जवाब नहीं था। तो इसीलिए आपको आंख बंद करके ऐसे आंसर्स नहीं करने हैं, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट थियोफाइलिन। अब थियोफाइलिन जो है ये रिगार्ड्स में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट्स यूज इन एस्थमा हैज बीन डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ द नैरो सेफ्टी मार्जिन्स, इट्स डोसेस नीड्स टू बी रिड्यूस्ड इन द स्मोकर्स, it acts by increasing the formation of cyclic AMP, and its plasma half-life is longer in children compared to that in adults। अब सोचो कि आपको थियोफाइलिन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, फिर भी हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका यूज डिक्लाइन हो चुका है। चलो ये ऑप्शन हमें पता नहीं, इसको फिलहाल के लिए बाजू रखते हैं। इट्स डोज नीड्स टू बी रिड्यूस्ड इन स्मोकर्स। स्मोकिंग कंडीशन में बहुत सारे ड्रग्स ऐसे रहेंगे जिसका ड्रग डोज एडजस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो दिस कैन बी अ राइट आंसर। थियोफाइलिन का मैकेनिज्म अभी हमें पता है कि ये क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक करता है। तो इसका साइक्लिक एएमपी के साथ में कोई कनेक्शन है क्या? पता नहीं है, तो ये आंसर क्वेश्चन मार्क कर दो। लास्ट, इट्स प्लाज्मा हाफ लाइफ इज लॉन्गर इन चिल्ड्रन कंपेयर टू दैट इन द एडल्ट। ये तो डेफिनेटली सही होगा क्योंकि ये सारे ड्रग्स में हो सकता है, क्योंकि एडल्ट्स में कंपैरेटिवली, एडल्ट्स के कंपैरिजन में चिल्ड्रंस में जो भी सारे एडीएमई वाले बॉडी के सिस्टम से ये अच्छे से डेवलप नहीं होते। तो प्लाज्मा हाफ लाइफ, बायो अवेलेबिलिटी, ये सारे फैक्टर्स जो है ये बहुत ज्यादा लेवल पे हैम्पर हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब चलते हैं राइट ऑप्शन के पास में। जो फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम का इनिबिशन है उसमें साइक्लिक एएमपी का डायरेक्ट रोल होता है, जहां पे साइक्लिक एएमपी के लेवल्स हमें बढ़े हुए दिख सकते हैं। इसीलिए द करेक्ट आंसर, दैट इज द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट अबाउट थियोफाइलिन इज इट्स यूज इन एस्थमा हैज बीन डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ द नैरो सेफ्टी मार्जिन। ओके, नैरो सेफ्टी मार्जिन की वजह से इसका यूज जो है ये अभी बिल्कुल भी बंद हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बैम्ब्यूटेरॉल। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बैम्ब्यूटेरॉल। बैम्ब्यूटेरॉल के लिए कौन सा ड्रग नीचे गया हुआ स्टेटमेंट सही है? ये ओरली एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर है, ये प्रो ड्रग है, ये इनिबिट करता है सूडोकोलिनेस्टेरेज एंजाइम को, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब ऑल ऑफ द अबव होने के चांसेस है कि यहाँ पे सोचो, इतने सारे मैकेनिज्म्स एक साथ हो सकते हैं क्या? हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ बैम्ब्यूटेरॉल एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव।
क्योंकि बेम्ब्यूटेरॉल हर एक इफेक्ट दिखाता है। ये एक प्रो ड्रग है जो बॉडी के अंदर जाने के बाद में एंजाइमेटिकली एक्टिव होगा, उसके बाद में इफेक्ट दिखाएगा। ये सूडोकोलिनेस्टेस को भी ब्लॉक कर सकता है, साथ ही साथ में ये बीटा 2 के जरिए ब्रोंकोडायलेशन इफेक्ट्स भी दिखा सकता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following drug inhibits theophylline metabolism and raises its plasma concentration? इसके लिए आपको क्या पता होना जरूरी है? थियोफाइलिन के ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस। ओके, अगर इसके ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस आपको पता है तो ही आप इसको सही से आंसर कर सकते हो। ऑप्शन ए है फेनिटोइन, बी इज सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सी इज लीवोफ्लॉक्सासिन एंड डी इज रिफाम्पिसिन। अब ये क्या कर रहा है? मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर रहा है, राइट? मेटाबॉलिज्म इज गेटिंग इनहिबिटेड। इसका मतलब जो भी ड्रग है वो एंजाइमेटिक इनहिबिशन कॉज करता है। ओके, तो इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो एंजाइम इनहिबिशन कॉज कर सकता है? उसकी वेल नोन हिस्ट्री है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो कि साइटोक्रोम एंजाइम्स को वेल नोन ब्लॉकिंग एजेंट है, जिसकी वजह से थियोफाइलिन अगर इसके साथ में देंगे तो थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाएगा, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है ये काफी हद तक लंबा चौड़ा खींच जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेल्यूकास्ट प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग एक्शंस। अब मॉन्टेल्यूकास्ट क्या है? ये भी एक एंटी सीओपीडी ड्रग होता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में इसका यूज कंपैरेटिवली ज्यादा होता है देन द एस्थमा। तो ये ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करता है, ये सप्रेशन ऑफ ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी करता है, स्टेबिलाइजेशन ऑफ मास्ट सेल करता है, या फिर ऑप्शन नंबर ए एंड बी यानी कि ब्रोंकोडाइलेशन और सप्रेशन ऑफ ब्रोंकियल एक्टिविटी दोनों ही दिखाता है। क्या कर सकता है? क्या इसका मैकेनिज्म, एग्जैक्ट मैकेनिज्म बेटा? ऑप्शन ए बी सी डी बताओ जल्दी। यस, द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए एज वेल एज ऑप्शन नंबर बी। ये ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी को भी कम करेगा। तो अगर कोई एंटीजेंस होंगे जिनके लिए बहुत ही ज्यादा रिएक्ट होके सीवियर इफेक्ट दिखने मिलने वाला है तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। साथ ही साथ में ब्रोंकोडाइलेशन भी होगा तो एस्थमेटिक अटैक्स का आना कम होगा, सीओपीडी की कंडीशंस थोड़ी सी कम हो जाएगी, साथ ही साथ में ब्रोंकोडाइलेशन की वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके, ग्रेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट हैज अ रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट। अब सोडियम क्रोमोग्लाइकेट क्या है और उसको कौन से ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ये अगर पता होगा तो ये भी पता चल जाएगा कि इनमें से कौन से ट्रीटमेंट में उसका यूज नहीं होगा। एक है क्रॉनिक ब्रोंकियल अस्थमा, दूसरा है क्रॉनिक अर्टिकैरिया, तीसरा है क्रॉनिक एलर्जिक रिनाइटिस एंड चौथा है क्रॉनिक एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। अब क्रोमोग्लाइकेट किस में यूज नहीं होगा? ये ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होगा क्या? होगा। ये अर्टिकैरिया में यूज होगा क्या? क्वेश्चन मार्क। एलर्जिक रिनाइटिस में यूज होगा क्या? होगा। कंजक्टिवाइटिस में यूज होगा क्या? क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी तो हमारे डेफिनेटली जो है ये यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं। अब बचे ऑप्शन बी या ऑप्शन डी। क्या है करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज क्रॉनिक अर्टिकैरिया। ये जो अर्टिकैरिया यानी कि इचिंग सिंड्रोम जो होता है इसके ऊपर क्रोमोग्लाइकेट कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा। ये क्रॉनिक एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में कभी भी यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्रॉनिक ब्रोंकियल अस्थमा, एलर्जिक रिनाइटिस और साथ ही साथ में एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस तीनों के ऊपर अपना बहुत अच्छे से इफेक्ट दिखाएगा। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। क्वेश्चन नंबर 24, सिलेक्ट द ड्रग दैट इज नाइदर ब्रोंकोडाइलेटर नॉर एंटी इंफ्लेमेटरी। सही से पढ़ो, ड्रग ऐसा चूज करना है जो कि ब्रोंकोडाइलेटर नहीं है, ना ही एंटी इंफ्लेमेटरी है, बट एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट और मास्ट सेल स्टेबिलाईजेशन एक्टिविटी इसके अंदर होती है। ओके, क्रोमोग्लाइकेट क्या है? कीटोट्रिप्सिन क्या है? बेक्लामिथासोन क्या है? एंड क्लोरफेनिरामीन क्या है? क्लोरफेनिरामीन ब्रोंकोडाइलेटर है, सोडियम ग्लाइकेट ब्रोंकोडाइलेटर है, बेक्लामिथासोन एंटी इंफ्लेमेटरी एंड ब्रोंकोडाइलेटर दोनों ही है। सो द राइट आंसर इज कीटोट्रिप्सिन जो कि एंटी हिस्टामिनिक एंड मास्ट सेल स्टेबिलाइजिंग एक्टिविटी दिखाता है।
ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज कीटोटेफिन, ऑप्शन नंबर बी, जो कि ना ही ब्रोंकोडायलेटर है ना ही एंटी इन्फ्लामेटरी है, बट ये एंटी हिस्टामिनिक और हिस्टामाइन को रिलीज करने वाले मास्ट सेल को स्टेबलाइज करने का काम करता है, जिसके जरिए ये एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और उसके जरिए ये इन्फ्लामेशन को इनडायरेक्टली कम करने का काम करता है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर इंडिकेटेड फॉर फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट व्हाट। अब सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स किस कंडीशन में दिए जाएंगे, किस कंडीशन में दिए नहीं जाएंगे? माइल्ड एपिसोडिक एस्थमा, सीवियर क्रॉनिक एस्थमा, स्टेटस एस्थमेटिकस एंड टू प्रिवेंट द नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब इसमें से कौन से कंडीशंस में सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं दे सकते? क्या लगता है बेटा? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम लोग इमीडिएटली तो नहीं देंगे, जहां पे एलर्जिक रिस्पांस बढ़ते जाएगा वहां पे हम लोग उसको देना शुरू करते हैं, राइट? तो सीवियर क्रॉनिक में भी देंगे, स्टेटस एस्थमेटिकस जो कि अस्थमा का सबसे सीवियर फॉर्म होता है उसमें, तो ये दोनों में तो डेफिनेटली हम लोग दे सकते हैं। तो आंसर होगा या तो ए या तो डी। क्या लगता है कौन सा आंसर हो सकता है? यस, एनी गेसेस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, माइल्ड एपिसोडिक अस्थमा। अगर अस्थमा बहुत ही ज्यादा माइल्ड है तो उस कंडीशन में इम्यून रिस्पॉन्स उतना सीवियर नहीं है। अस्थमा जितना सीवियर होगा उतना ही एलर्जिक रिस्पॉन्स सीवियर होगा। तो वही कंडीशन में हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रीफर करेंगे जहां पे इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही सीवियर है। छोटे छोटे रिस्पॉन्स के लिए हम लोग नहीं देंगे। तो द करेक्ट आंसर इज माइल्ड एपिसोडिक अस्थमा, जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्पेसिफिकली हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सो वी आर डन विद द फाइनल 25 क्वेश्चंस ऑफ टुडेज चैप्टर। अब यहां पे आपने देखा क्या होगा कि जितने भी ड्रग्स के बारे में हमने यहाँ पे स्टडी किया वहां पे हमें एक चीज देखने के लिए मिली, क्वेश्चंस हमारे पास बहुत थोड़े हैं क्योंकि ड्रग्स भी बहुत लिमिटेड हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को पूछने का तरीका जो है ये बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड टाइप का रहेगा। ओके, आंसर आपके सामने रहेगा लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हो। अभी आपने आंसर्स किया, आपने काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, राइट? कि आंसर्स हमें पता है लेकिन गलत आंसर जा रहे थे या फिर क्वेश्चन समझने में मुश्किल हो रही थी। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि जो क्वेश्चंस है ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। जब आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझोगे उसके बाद आप ऑप्शंस को सही से पढ़ो। वहां पे आपको एलिमिनेशन की मेथड यूज करनी पड़ेगी। एलिमिनेशन क्या होगा? क्वेश्चन से रिलेटेड कौन से दो ऑप्शंस बिल्कुल ही गलत है पहले आप उसको एलिमिनेट कर दो, फिर भले आपको राइट आंसर नहीं भी है तो भी आप इस मेथड के जरिए राइट आंसर के नजदीक पहुंच जाओगे। क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे दो ऑप्शंस हमने एलिमिनेट कर दिए, अब बचे हमारे पास दो ऑप्शंस, तो फिर वो दो ऑप्शंस और क्वेश्चन इनके बीच में कहाँ पे हमें डायरेक्ट लिंक मिल रहा है, कोई लॉजिकल लिंक है क्या? जैसे फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज हो गई, फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टीज हो गई, उनका डायरेक्टली कोई रिलेशन है क्या? क्वेश्चन में क्रॉनिक अस्थमा लिखा है और नीचे इनहेलेशनल ड्रग दिया है, बिल्कुल भी इनका मैच नहीं हो रहा। एक्यूट अस्थमेटिक अटैक में डेफिनेटली इनहेलेशनल ड्रग जाएंगे, लेकिन क्रॉनिक में इनहेलेशनल जाएंगे क्या? नहीं। तो एक और ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा एंड यू विल बी नियर टू द मोस्ट करेक्ट आंसर। ओके, ब्लाइंडली किसी ABCD को टिक करने से अच्छा है कि जो आंसर आप लॉजिकली डिराइव कर सकते हो उसके पास पहुंचो, तो उसके सही होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये सारे आंसर्स तभी पता चलेंगे जब आपका ये नॉलेज क्लियर होगा ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, उनके साइड इफेक्ट्स एंड इनके ड्रग इंटरैक्शन। जैसे थियोफाइलिन का ड्रग इंटरैक्शन हमने देखा, राइट? डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कौन से ड्रग्स है जो थियोफाइलिन के इफेक्ट को कम कर रहा है या फिर मेटाबॉलिज्म को कम कर रहा है, राइट? तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन उसका आंसर था, राइट? तो ऐसे बाकी ड्रग्स के ऊपर भी आपको ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के, ड्रग फूड इंटरेक्शंस अगर कोई है तो उसके ऊपर आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना और इसके बाद में इससे रिलेटेड जितने ज़्यादा एमसीक्यूज आपको अवेलेबल होंगे उतने ज़्यादा एमसीक्यूज आप पढ़ लेना, राइट? आज हमने 25 एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल 4 ऑप्शंस किया, तो आपके 100 एमसीक्यूज तो यहाँ पे बहुत अच्छे से रेडी हो ही चुके हैं, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट।
आप जितने अच्छे से और एमसीक्यूज करोगे उतना आपको आइडिया आएगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आपके डिजाइन होते हैं, साथ ही साथ में क्वेश्चन को किस प्रकार से समझना है और समझने के बाद में राइट आंसर तक हमें कैसे पहुंचना है। ओके, तो चलो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, राइट। तो एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज करना बेटा, कोई डाउट्स है तो डेफिनेटली पूछ लेना, हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग वो डाउट्स भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए रुकते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ में, नए एमसीक्यू के साथ में और नए नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद पीडब्ल्यू फार्मा एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइस।